सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं सादिया सैमसन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मस्बत और अच्छी खबर से। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ घरेलू और सनती सारफीन के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर चुके हैं। बिजली फ़ी यूनिट 7.41 रुपये सस्ती कर दी गई है, जिसके बाद तमाम घरेलू सारफीन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट अब 38 रुपये 37 पैसे का हो गया है। और इसी तरह से सनती सारफीन के लिए 7 रुपये 59 पैसे फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद सनती सारफीन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट 40 रुपये 60 पैसे का हो गया है। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि IMF ने इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि मैंने खुद IMF की सरबराह से बात की कि हम बिजली सस्ती नहीं कर रहे, बल्कि पेट्रोलियम जो मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है उसका रिलीफ हम बिजली की कीमतों में मुंतकिल करें। उन्होंने कहा कि हमने IMF के साथ खोए एतमाद को बहाल किया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इस तारीख़ी इक़दाम में मेरे कायद नवाज शरीफ, आर्मी चीफ, पाक फ़ौज का भी कायदाना किरदार रहा है। नवाज शरीफ ने वादा किया था कि 2026 में महंगाई सिंगल डिजिट पर लाई जाएगी और आज 2025 है, महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है, जो 2024 में 38% पर थी। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में मज़ीद ये भी कहा कि हमें उन मसाइल को जिन्होंने 77 साल में गुर्बत की तरफ हमें धकेला, उन्हें जड़ से उखाड़ कर ना फेंका तो ये रिलीफ और आइंदा आने वाले रिलीफ बेमायने हो जाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए सर्जरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि अब एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिजली की कीमतों में बड़ी कमी के ऐलान के बाइस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद आज पहला कारोबारी दिन था। आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मिला जुला रुझान था। ताहम वज़ीर आज़म के कौम से खिताब के बाद बिजली की कीमतों में बड़ी कमी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और 100 इंडेक्स 1,19,100 की हद पार कर गया। वज़ीर आज़म के ऐलान को FPCCI ने मुल्की मईशत के लिए मस्बत इक़दाम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इससे कारोबार मज़ीद बढ़ेगा। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी शराय सूद में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया है। उन्होंने चीन के बाओ फोरम में ब्लूमबर्ग को हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा कि रवां साल शराय सूद में मज़ीद कमी मुतवक्के है, जिससे इक़्तिसादी तरक्की के मौके मज़ीद बेहतर होंगे। और इसके अलावा आपको ये बताते चले कि इससे पहले हमने जब देखा कि पॉलिसी रेट क्या था तो उसको 12% कर दिया गया था, जिसके ऊपर ताजरान का और इन्वेस्टर्स का कुछ मिला जुला रुझान था। एंड सम इवन सेड कि इसको सिंगल डिजिट में आना चाहिए, जैसे कि हमारी काउंटर कंट्रीज़ जो हैं या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश में है, भारत में है, वियतनाम एंड सो ऑन, दीगर मुल्कों के अंदर जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होता है, नए इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। इस पूरे मामले पे बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इससे मज़ीद मईशत हमारी बेहतर होगी और इससे कितनी उम्मीदें जागी। हमारे साथ मौजूद है अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन हैं आपके ट्रेड के। हमारे साथ नोमान अब्दुल मजीद साहब हैं, माहिर माशियात। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। अली फरीद साहब, पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है या जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो क्या है। इससे पहले पॉलिसी रेट के ऊपर जिसे कहा गया कि इसे मज़ीद कम होना चाहिए, लेकिन चलो ये कमी की तरफ आ तो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और अब बिजली की कीमत भी कम कर दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं इसका असर बिजनेस पर? जी, बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे आजकल के जो दूसरा बड़ा अहम चीज़ हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया भर में जो टैरिफ्स लगाए, उसके बाद यही चीज़ हो रही थी कि हर कंट्री के लिए अब ज़रूरी होगा कि अपने बिजनेसेस को और कम्पिटिटिव बनाए। तो टाइमिंग के लिहाज से भी बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसेस को के लिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो थोड़ा कम आएगा और जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस शायद दोबारा से कायम रहे। तो इट्स वेरी नेसेसरी। ठीक। नुमान साहब, ये एक नेसेसरी चीज़ थी, बहुत पहले भी शायद हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसका इम्पैक्ट दूररस आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बात करते हैं कि इकॉनमी में इस तरह की चीज़ें बेहतर बनाने के लिए आपको बिजली सस्ती, ऑल्टरनेटिव एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं,
इंटरेस्ट रेट देखना होता है, बट इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर बिजली की कीमत मुसलसल कम नहीं रहेंगी तो फिर जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, तो फिर वो जो ईज़ फिलहाल नज़र आ रही है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपने कंबाइन करके देखना होगा। एक आपकी है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, नंबर वन। दूसरा आपका इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी सिंगल एक्सपोर्ट के बेस पर चलती है, यानी कि वो गुड्स प्रोसेस गुड्स में आप करते हैं, प्रोसेस गुड्स में मेनली आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव लो मार्जिन किस्म की मार्केट है। और तीसरी चीज़ आपकी जो है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है। तो अभी जैसे कि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम जो है जो 600 अरब की इकॉनमी की जो बिजली की चोरी है उसको हम कंट्रोल करेंगे, और जो शख्स अपना बिजली का बिल पूरा पे करता है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो चोरी कर रहा है उसको रोकना चाहिए। तो इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस, डाइवर्सिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन, इन तीनों को कंबाइन हमें साथ लेके चलना होगा, तब जाके इकोनॉमी पे कुछ देर पा या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को तो हम कम कर दें, लेकिन उससे इकोनॉमी में अगर डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट नहीं होती तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा कि इसकी तरफ ही इशारा किया गया है कि इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ जाएगा और हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इसमें भी मजीद कमी होगी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पिछले 2 मरतबा जो पॉलिसी डिसीजन इसको जो अपने लेवल पे रखा गया था, इसको थोड़ा एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। जो दुनिया में जो ट्रेड वॉर की सूरत हाल है, अब हम जो है ये स्लो एंड ग्रेजुअल हौले हौले जो है ये काम नहीं कर सकते। हमने बिजली की कीमतें कम करनी है, हमने एक्सपोर्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन करनी है, हमने इंपोर्ट को लोकलाइजेशन करना है, अपनी कॉस्ट को कम करना है, जो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, हमें ये सब चीज़ें फास्ट ट्रैक बेसिस पर करनी होगी। अभी देखें जैसे पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी फॉर एग्जांपल, इसका एक जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि हमें इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है। अब ये देखिए, ये वो चीज़ है कि बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज, इवन गल्फ कंट्रीज है, वो कई सालों से उसको परसू कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अपने विजन 2030 के तहत अनाउंस किया हुआ है कि 2030 के अंदर द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी 80% कैशलेस। तो पाकिस्तान ने भी इस किस्म का कोई विजन जो है अपना देना होगा कि हम जो है ये इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलेंगे, डिजिटल इकोनॉमी कैसे चलेगी, और जो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला भी है इसको भी इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के साथ और टैक्स रिलीफ के साथ लिंक करना होगा। तो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स एक साथ होंगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2 साल या 5 साल के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर आएगा। आइसोलेशन में अगर हम करेंगे या स्लोली जाएंगे तो शायद जो है हम इस चीज़ को अचीव ना कर सकें। ठीक है, अली फरीद साहब, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमें सर्जरी की ज़रूरत है। आप बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको क्या लगता है कि हम जो सर्वाइविंग से निकल कर जो अब हम इक़दाम कर रहे हैं वो हम क्या सर्वाइविंग से निकल आए हैं? अब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या हम इट इज़ जस्ट द बिगनिंग? जी, इट इज़ अ बिगनिंग एंड हम स्टेबिलिटी की तरफ हमने अचीव कर ली है स्टेबिलिटी, मगर आज के दिन कम अज़ कम जो है वो सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि इसके जो आज की जो अनाउंसमेंट आई है कि एनर्जी प्राइसेस कम हो रही है, इसके कई पहलू है। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है जो आपने जिसका जिक्र भी किया कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने नेगोशिएट करके पाकिस्तान ने अपना पॉइंट बनाया। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में हमेशा से ये डिबेट रही है कि आईएमएफ आप पे एक चीज़ फोर्स करता है और वो आपकी बात नहीं सुनता, मगर गवर्नमेंट ने प्रूव किया कि जब आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हो तो इवन आईएमएफ विल एग्री टू यू इफ समथिंग इज गुड फॉर द इकोनॉमी। सो ये बहुत पावरफुल बात है। सेकेंडली, आज से 6 महीने या साल पहले कोई ये बिलीव ही नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 1% पे जाएगी। इट्स अ 59 ईयर्स लो, और ना सिर्फ इन्फ्लेशन नीचे गई है, स्ट्रक्चरल इश्यूज जिस तरह एनर्जी प्राइसेस। आज से 6 महीने पहले आप ही के चैनल में और बाकी सारे चैनल में ये डिबेट्स होती थी कि पाकिस्तान में जी जो भी रिफॉर्म कर ले बिजली की कीमत नीचे नहीं जाएगी क्योंकि इसके तो बड़े और इश्यूज है, मगर उन्होंने वो भी अचीव कर लिया। सो कम से कम आज का दिन इज अनदर डे फॉर सेलिब्रेशन कि गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ अचीव की जिससे ना सिर्फ उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन है कि दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, मगर दे आर ऑल्सो डूइंग डोमेस्टिक स्टेप्स विच आर इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ एवरी पाकिस्तानी। महंगाई भी कम हो रही है और बिजनेसेस के लिए भी जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही है। नुमान साहब कह रहे हैं अली साहब के ठीक है हम इकदाम कर रहे हैं, लेकिन हमें इन इकदाम को तेज़ी से करना चाहिए पड़ेगा और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को भी हमें देखना होगा। क्या हम उस पटड़ी पे चढ़ गए हैं अभी? क्या हम उतनी तेज़ी से इकदाम कर रहे हैं? जी, जाहिर बात है, ज़्यादा चीज़ें अच्छी अगर हैं तो ज़्यादा और अच्छी होनी चाहिए और ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि, मगर
हमें पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस चाहिए, तो हमें बूम और बस्ट साइकिल्स को अवॉइड करना है। इसलिए मैं इससे एग्री नहीं करता कि इंटरेस्ट रेट को हम बड़ी जल्दी डिक्रीज करें। आई थिंक व्हाट स्टेट बैंक इज डूइंग इज वेरी वाइज एंड वेरी प्रूडेंट, बिकॉज वी नीड टू मैनेज आवर ग्रोथ। और यही चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है IMF भी कि पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस नहीं ले रहा, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले रहा है। ठीक है नुमान साहब, हम अक्सर ये बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग और रीप्रोड्यूसिंग एनर्जी, और ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम की जाए। हम दीगर सोर्स ऑफ एनर्जीज़ पर जाते हैं, लेकिन दैन हमें पता है कि हमारे 100 से ज़ायद ऐसे IPP से जिनका हमारा मुआहदा था, जिनमें से कुछ से कम कर लिया गया, जिनमें से तकरीबन 26 या 29 है जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है, कुछ से हमने बचत भी कर ली है। तो आर वी स्टिल लुकिंग कि जब तक हमारे ये मंसूबे ख़त्म नहीं हो जाते, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, हम आगे किसी और तरीके की या सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ नहीं जा सकते हैं मज़ीद, या यही दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट जब हम IPPs की बात करते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें चीज़ों को पैरेलल लेके चलना होगा। ग्लोबल मार्केट्स में इतना कंपटीशन आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। जब टैरिफ्स बढ़ेंगे, बाज़ इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर मूव होगी। बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनको अपना माल अमेरिका में या डेवलप कंट्रीज में बेचने में मुश्किल होगी। चाइना के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन होंगी, तो चाइना की जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, चाइनीज दीगर ममालिक को देखेंगे कि अपना माल कैसे वहाँ बेच सकें। तो ऐसी सूरत हाल में जो कॉस्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको बहर सूरत आपने कॉस्ट को कम करना होगा। तो ये IPPs वाला जो मामला है वो, और जो अल्टरनेटिव एनर्जी की जो डाइवर्सिफिकेशन, इसको हमें साथ साथ लेके चलना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम IPPs की जब तक मुद्दत ख़त्म नहीं होती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कि बेसिकली हम जो है जब IPPs के माहदे ख़त्म होंगे तो फिर हम अल्टरनेटिव एनर्जी का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास, चाहे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से हो। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के। एक हमारा है फॉरेन करेंसी का, हमारी करेंसी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रही थी, जाहिर इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। वो कॉस्ट जैसे ही आपकी करेंसी स्टेबलाइज हुई, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी कम हुआ है। दूसरा आपकी बिजली की कॉस्ट है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन है। तीसरा आपका टैक्स है। पाकिस्तान में जो टैक्सेशन की शरह है वो 40 से 50% है। नतीजा ये निकलता है कि जो बंदा या जो बिजनेस जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर है, उसके लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, सस्टेन करना मुश्किल होता है। और जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर है, जाहिर है कि उनको जो है वो तो किसी न किसी तरह उनको एडवांटेज मिलता है, तो वो इकॉनमी के अंदर उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो टैक्सेशन एक तीसरा मसला है। और चौथा जाहिर है आपका मसला जो था आपका जो था ये इंटरेस्ट रेट की शरह है। अब देखो, दो चीज़ें तो कंट्रोल में हमारी आ गई है, हमारा डॉलर की डेप्रिसिएशन रुक गई है, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हमने कुछ कमी की है, जो कि खुशाइन बात है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी जो है जैसे कि अली कह रहे थे कि हमें इंटरेस्ट रेट को बहुत तेज़ी से कम नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ इसके अंदर ये ओपिनियन है कि हमारा इंटरेस्ट रेट का जो भी आउटलुक है, देखिए हर 2 महीने बाद हमारे पास एक स्पेकुलेशन चल रही होती है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ पे जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूमत को या स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट का 2 या 3 साल का क्लियर आउटलुक दे देना चाहिए कि हम जो है कि अगर इंटरेस्ट रेट इस पोजीशन पे रहता है, आपके इन्फ्लेशन रेट, तो हमारा इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी फ्रेमवर्क अगर 3 सालों तक क्या होगा। ये हर 2 महीने बाद या 6 महीने बाद स्पेकुलेटिव जो है पोजीशन नहीं होना चाहिए। डेवलप कंट्रीज के अंदर होता है 0.5%, 1/4% पर काम होता है। हम भी अगर बता दें कि भाई अगर हम जो है अपने इंटरेस्ट रेट को 8 या 9% पे ला के फ्रीज कर देंगे और अगले 3 या 5 साल तक वैसे ही रहेंगे, तो बिजनेसमैन को बड़ी क्लियर पॉलिसी गाइडेंस मिल जाएगी कि हम इकोनॉमी को किस तरफ देख रहे हैं। जो और इसी तरह टैक्सेशन की बात की, आखिर में सिर्फ कहूंगा कि अगर हम गवर्नमेंट टैक्सेशन पे किसी तरह काम कर ले, कि जो हमारे 40-50% टैक्स रेट्स हैं, इसको अगर ये 20-25 या 30% तक भी लेके आए, तो वो बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो बात नुमान साहब कह रहे हैं, अली फरीद साहब के अगर मेरे ख्याल में वो जो पॉइंट है वो ये कि आप एक सर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो उसके लिए कि उसे पता है कि 3 महीने बाद जो भी शरह सूद है उसमें कितनी कमी हो सकती है या दीगर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि तमाम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस हद तक हुकूमत के साथ अलाइंड होते हैं, या वाकई ये जो अनसर्टेनिटी की बात होती है ये रहती है, और उसका इम्पैक्ट फिर क्या इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करने के आइडिया पर भी आता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी सर्टेनिटी होगी उतना ज़्यादा बेहतर है। ये ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट, हर चीज़ के मामले में ये बात दुरुस्त है।
मार्केट डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर काफ़ी इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शनली तो पता ही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान में एक फ्रेमवर्क जो लूज फ्रेमवर्क रहा है वो यही है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो न्यूट्रल होने चाहिए। यही स्टेट बैंक ने पिछले 20 सालों से, जब से मैं देख रहा हूँ, यही एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है। और क्योंकि इन्फ्लेशन अब एक अननेचुरल लेवल पे लो है, 1% है, तो जिसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट देयर इज रूम फॉर रेट्स टू गो डाउन टू। अब वो रेट्स 100 बेसिस पॉइंट से कम होते हैं कि 200 बेसिस पॉइंट से कम होते हैं, आज होते हैं कि 6 महीने बाद होते हैं, इस पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है। मगर ओवरऑल तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि रेट्स विल कम डाउन। ठीक है अली साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस सेगमेंट के लिए, वो आपसे है। जब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका टैरिफ लागू कर रहा है और फिर हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी की विंडो खोल रहा है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा इन्वेस्टर के लिहाज से या इन्वेस्टर माइंडसेट से कि किस तरह से ये विंडो खुलती है और पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। जी, सबसे पहले तो ये कि टैरिफ्स लगाना अमेरिका का ये नेगेटिव है, दुनिया भर के लिए नेगेटिव है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, क्योंकि अमेरिका के लिए आप अमेरिका में चीज़ें बेचना महंगी पड़ जाएगी। तो और प्लस दूसरी वजह, इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड भी इफेक्ट होगी। तो ये भी नेगेटिव है। अपॉर्चुनिटी इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो टैरिफ्स लगे हैं, जो 29% है, वो चाइना, वियतनाम, कंबोडिया से कम है। तो इन मार्केट से जो एक्सपोर्टर्स है, हमारी प्राइस कंपेटिटिव उनसे ज़्यादा बेहतर होंगी। मगर हमारा जो टैरिफ है वो इंडिया से ज़्यादा है और टर्की से भी ज़्यादा है। तो इन दो कंट्रीज़ के मुकाबले में हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी हमें निकली है कि हम बांग्लादेश से या वियतनाम से या चाइना से हम ज़्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन फरीद ख्वाजा साहब, नुमान अब्दुल मजीद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपने हमसे बात की कि बिजली की प्राइसेस में जो कमी हुई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा और मईशत में इसको किस तरह से देखा जाए और आने वाले दिनों में हम क्या इकदाम हुकूमत से एक्सपेक्ट करें और जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं वो कब तक हम अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में पानी के मसाइल हमेशा से अहम रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पानी की दस्तयाबी तेज़ी से कम हो रही है। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर भी खतरनाक हद तक कम हो रहे हैं। पानी की किल्लत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंसानी इस्तेमाल के लिए हो या सनतों के इस्तेमाल के लिए या कि फिर ज़राअत के लिए। पानी जो कि कभी कसर से मौजूद था, लेकिन अब माहौलियाती तब्दीलियों और बढ़ती हुई आबाद की वजह से इसमें कमी बेशी होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और दरियाओं पर डैमों के ना होने की सूरत में वो पानी समंदर में बह जाता है। इरसा के मुताबिक अप्रैल में पानी की दस्तयाबी 40% तक कम हो सकती है। इसकी वजह से सिर्फ पीने के पानी की तकसीम मुमकिन होगी और अगर बारिशें ना हुई तो ज़राई पैदावार पर शदीद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जनूबी इलाकों में जहाँ पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। दरियाई सिंध से कनाल्स निकालने का मामला एक हसास मौजू बन चुका है। ये मसला ना सिर्फ सिंध के अवाम के लिए बल्कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल की भी अहमियत रखता है। दरियाई सिंध से मजीद कनाल्स निकालने के मंसूबे पर सिंध के अवाम और सियासी जमातों ने शदीद एहतजाज किया है। पीपल्स पार्टी ने इस मंसूबे को सिंध के मफादात के खिलाफ करार दिया है और मुख्तलिफ शहरों में इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज भी किया गया है, रैलियां निकाली गई हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी कराई है कि सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? मौजूदा नहरों के तनाज़े समय आबी मसाइल का हल तलाश करने के लिए क्या मुश्तरका मफादात काउंसिल कोई जामे पॉलिसी तरतीब देने में किसी नतीजे पर पहुंच सकेगा? क्या मामले का कोई पायदार हल निकल सकेगा या महज सियासी बयानात का सिलसिला जारी रहेगा? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरिगेशन मिनिस्टर सिंध जाम खान शोरो साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिंध में पानी का मसला देरीना है और ये पहले से ही था और इस पर कई बयानात पीपल्स पार्टी की जानिब से आते रहे हैं कि सिंध को पहले ही पानी 40% कम मिल रहा है और जो इंडस डेल्टा है वो तेज़ी से कम होता चला जा रहा है। ऐसे में जब कनालें निकलेंगी तो इसका नुकसान यकीनी तौर पर सिंध को होगा। मेरे ख्याल में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत अरसे से इस हवाले से रैलियां भी हो रही थी, एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश भी की जा रही थी। मुझे ये बताइएगा कि अब इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हुए हैं जब हम इन 6 कनालों के मामले के ऊपर सिंध के मौक़िफ़ की बात करते हैं?
मेहरबानी। देखें, 6 कैनाल एक तरफ, पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में क्या हमारे पास पानी इतना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में पानी की है? आज दुनिया हमें वाटर स्केयर्ड कंट्री, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री डिक्लेयर कर चुकी है। 1970 में 60 में पर क्यूबिक मीटर अवेलेबिलिटी जो पानी की थी वो 5000 क्यूबिक मीटर पर एनम थी। हर एक बंदे के लिए 5000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था। आज वो 800 हो गया है, और जब 1000 से 1000 से नीचे आता है तो दुनिया उस मुल्क को वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री डिक्लेयर करती है। एक तो डेटा आपके पास अवेलेबल है दुनिया का, यूएन का डेटा है, सब वेरीफाइड डेटा है। दूसरा डेटा आपके पास ये है कि आपने 1991 में जब अकॉर्ड किया था उस वक्त आपने पानी सूबों के दरमियान, चारों सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया था 114 MF, और 10 MF आपने जैसे कहा था कि पाकिस्तान के डेल्टा के लिए रखा गया था। देखिए, ये डेल्टा सिंध का तो है ही है, लेकिन ये डेल्टा पाकिस्तान का भी डेल्टा है। यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं ये पाकिस्तान के भी पोर्ट्स हैं। उसके लिए 10 MF रखा गया था, ये 124 MF पानी। क्या वो 1991 के अकॉर्ड में जो हमने पानी डिस्ट्रीब्यूट किया था आज वो पानी अवेलेबल है? जी नहीं है वो पानी अवेलेबल। आज मेरा एक सवाल है, ये सारे फैक्ट्स मेरे ख्याल में अब एक तो सिंध वालों को तो पता ही है, कराची वालों को पता है, और मेरे ख्याल में अब और भी लोगों को ये पता है। ये फैक्ट्स ऐसे नहीं है जो किसी से छुपे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि अब जब कनाल का मामला सामने आया है तो ही क्यों सिंध से आवाज़ उठ रही है? पाकिस्तान में या ख़ास तौर पर सिंध में पानी की कमी का मामला अभी से तो नहीं है। पिछले 20 सालों से कई ऐसे ज़राअत में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दिया। जब ये डेल्टा थिन हो रहा था पिछले 10 साल में मैंने वो एहतजाज नहीं देखा जो अब एहतजाज कर रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी का और सिंध का मौक़िफ़ अब इतनी लेट क्यों आया जब कनाल का मामला उठा? देखिए, इसको मैं आपको दुरुस्त करता चलूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मामला CCI में उठाया हुआ है। 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई थी, उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, तो चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये मामला CCI में उठाया कि पानी की शदीद कमी है, और CCI ने उसके ऊपर अनवर मंसूर, हमने कहा कि अकॉर्ड में जो पानी दिया गया है सिंध को, अकॉर्ड में जो डेल्टा को पानी दिया गया है वो हमें नहीं मिल रहा पानी। इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान की सरबराही में। उसने अपनी रिपोर्ट दी। जब इमरान खान साहब की PTI का दौरे हुकूमत आ गया, उन्होंने एक रिपोर्ट दी, सिंध बिल्कुल सही कह रहा है, सिंध को अकॉर्ड का पानी नहीं मिल रहा, डेल्टा श्रिंक हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, सिंध की इकानमी को बहुत। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई PTI के दौरे हुकूमत में, और खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल थे। हालांकि अनवर मंसूर खान ने रिपोर्ट बड़ी क्लियर दे दी थी कि सिंध अपने राइट के ऊपर है, सिंध की कंप्लेन सही है। उस कमेटी के बाद फिर दूसरी कमेटी बना दी गई, वो मामला लिंगर ऑन होता गया। सिंध ने हमेशा, हर साल, हर मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात की है। सिंध के चीफ मिनिस्टर बात करते रहे हैं कि भाई इस मसले को रिजॉल्व करो, आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, सही, आपके पास सिस्टम में पानी अवेलेबल नहीं है, सिंध को ज्यादा शॉर्टेज मिल रही है, और इसका कोई आप हल निकालें। इसका हल ये नहीं है कि आप कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम पे चले जाएं। पाकिस्तान में आज तो अकॉर्ड का पानी नहीं है, लेकिन 78 से लेके 82 तक जो हम पानी इस्तेमाल करते थे सुबह, वो भी अवेलेबल सिस्टम में नहीं है। वो था 105, 102 से 105 MF। आज वो पानी भी कम होकर 95, 100 के करीब रह गया है। तो इस सिनारियो के अंदर आप न्यू कमांड एरिया, नया कैनाल किस तरह डेवलप कर सकें? ठीक। ये मामला जब शुरू हुआ, नई कनाल्स वाला मामला जब शुरू हुआ, नया इनिशिएटिव आ रहा था, उस वक्त पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ था? क्या उसकी मुखालफत की गई थी उस टाइम पर? और क्या उस वक्त ये क्लैरिटी पेश की गई थी कि जो सिंध की ऑलरेडी ज़राई ज़मीन है, क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए कमर्शियल फार्मिंग के लिए, जो कि ज़्यादा मौजू शायद हो सकती है? देखें, आप डेट वाइज में आपको बताता हूँ। अगर आप पेन डाउन कर दें इसको, देखें, जनवरी में 2024 की जनवरी में जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, तब ये मामला इरसा के अंदर उठाया गया सर्टिफिकेट लेने के लिए। वहाँ पे सिंध का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि सर आपके पास, जो मैंने आपको बात बताई, पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, और इसके ऊपर उसने एहतजाज किया। उसके एहतजाज के बावजूद कैनाल के लिए, चोलिस्तान कैनाल के लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया। जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, और ये मामला 17 जनवरी है, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है,
और केयर टेकर गवर्नमेंट ने जाते जाते एकनिक में ये मंसूबा लेके आए। एकनिक ने सब्जेक्ट टू सीसीआई इसको अप्रूव कर दिया केयर टेकर ने। अब मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है और जून में 16 जून को सीएम सिंध ने ये प्रोजेक्ट को चैलेंज कर दिया सीसीआई के अंदर। आप डेट लिख लें, जुलाई के अंदर हमने नोटिस सूबों को भेज दिए, पंजाब को, बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, मिनिस्ट्री प्लानिंग को, मिनिस्ट्री वाटर को, कि हमें ये प्रोजेक्ट कबूल नहीं है और हम सीसीआई में इस प्रोजेक्ट को लेके गए। जब सितंबर में ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली मैंने इस प्रोजेक्ट की एज ए मिनिस्टर इरिगेशन मुखालफत की है। चीफ मिनिस्टर बारहा इस प्रोजेक्ट की मुखालफत में खत लिखते रहे रिटन फॉर्म में। पहला खत उसने एहसन इकबाल साहब को लिखा कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट कंसीडर किया है CDWP में और इसके ऊपर सिंध का केस सीसीआई में पड़ा हुआ है, आपने गलत किया है। दूसरा खत उसने इसाक डार साहब को लिखा कि एकनिक में हम प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करने देंगे, ना आप उसको अप्रूव करें क्योंकि सीसीआई में सिंध जा चुका है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। तो डेट वाइज सिंध इसकी मुखालफत करता रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाम खान शोर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और आपने हमें तफसीली तौर पर बताया कि पीपल्स पार्टी क्या इकदाम उठा रही है इस मामले को हल करने के लिए और किस हद तक जाएगी और क्या उसका इम्पैक्ट होने जा रहा है सिंध पर। इसी मामले पर मजीद भी बात करते हैं। डॉक्टर हसन अब्बास, वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इससे पहले अभी मैंने आपकी कुछ रीडिंग्स भी पढ़ी है, सम ऑफ द इंटरव्यूज़ आई हैव सीन एंड यू बिन अगैन एंड अगैन सेइंग कि जो इंडस के ऊपर हम कनाल बना रहे हैं इसका फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसानात होने जा रहे हैं। बट मैं इसको मज़ीद समझना चाह रही हूँ आपसे कि जब हम ये बात करते हैं कि हमें चोलिस्तान के डेजर्ट के लिए कनाल चाहिए और वहाँ पर हम एक कमर्शियल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो मुझे ये समझना है कि ये जो हम इतना एफ़र्ट कर रहे हैं ये कितना सूदमंद साबित हो सकता है। क्या वो ज़मीन या प्लेन इसके लिए रेडी है? देखिए, इसमें दो तीन टेक्निकल चीज़ें हैं। पहली चीज़ बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ग्रीनिंग द चोलिस्तान कुड ओनली बी दी सेकंड बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना है, फार्मिंग को, अपनी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, तो आप ऐसे हिस्सों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे पहले से एग्रीकल्चर का एरिया मुख्तस हो चुका है, लोगों को अलॉट हो चुका है और वहाँ पे पानी की दस्तयाबी मुश्किल है। स्पेशली टेल एंड जो आपकी कैनाल्स के हैं वहाँ पे पानी मुश्किल से पहुँचता है। तो आप अपने उन फार्मर्स को, उन कम्युनिटीज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस जगह के ऊपर दें, वहाँ पे वाटर सप्लाई के आप प्रोजेक्ट्स करें ताकि आपकी लोकल कम्युनिटीज़ एम्पावर हों और एज ए रिज़ल्ट आपको वही ग्रेन, वही अजनास फूड सिक्योरिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आपको वहाँ से मिल सकती है। अगर कोई वजह है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हाँ, फिर आप चोलिस्तान का सोच सकते हैं। और चोलिस्तान को अगर आप सोचते हैं तो चोलिस्तान की ज़मीन वर्जिन है, इसके ऊपर क्योंकि इससे पहले कभी हल नहीं चले, खेती बाड़ी नहीं हुई, तो ये सॉइल्स जो हैं दे कुड पोटेंशियली बी प्रोडक्टिव। मुमकिन है कि ये काफ़ी प्रोडक्टिव सॉइल्स हों, लेकिन उसके लिए आपको फिर कैनाल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कैनाल ऐसी सॉइल्स का दुश्मन बन जाती है। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो ये कि चोलिस्तान जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है जो ऊंचा नीचा है, जबकि कैनाल जो है वो सीधे मैदान में और स्लोप के ऊपर चलती है। तो ना डेजर्ट में आपको मैदान मिलता है, ना आपको स्लोप्स मिलती हैं। तो उधर अगर आप कैनाल लेके जाएंगे तो आप डेजर्ट के ड्यून्स को काटेंगे, और जब डेजर्ट के एनवायरनमेंट में हवा चलती है तो ड्यून रिकवर होता है जी। वो आपकी कैनाल को मिट्टी से और रेत से भर देगा। और फिर ये कि अगर आप कैनाल से पानी निकालेंगे तो फिर ड्यून्स तो हमवार नहीं होते, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि बुलडोजर लगा के ड्यून्स को हमवार कर लेंगे, तो मिलियन एकड़ की जब आप बात करते हैं चोलिस्तान में, तो मिलियन एकड़ को हमवार करना ये कोई मजाक नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको सिर्फ उसको हमवार करने पे लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उन ड्यून्स को हमवार करेंगे तो जो आपकी टॉप सॉइल है, जिसको इस वक्त आप जरखेज़ कह रहे हैं, वो टॉप सॉइल डिस्टरप्ट हो जाएगी। नीचे से जो मिट्टी निकलेगी वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होती है, इनफर्टाइल सॉइल्स निकल आएंगी, और फिर आपको बेहद से ज़्यादा
वहाँ पे खादें डालनी। कनाल्स अगर हम कनाल्स को एक साइड पे रखते हैं, व्हाट इज़ द अदर वे ऑफ इरिगेशन जो यहाँ पर हम कर सकते हैं? जी, उसके लिए एक बाकायदा हमने एक स्टडी की है और हमने ग्रीन पाकिस्तान को उसको एज ए कनाल ऑल्टरनेटिव सबमिट किया है, जो कि पिछले साल 1 साल पहले उनको इसी महीने अप्रैल में उनको सबमिट हुई थी स्टडी। उसमें हमने उनको कहा है कि आप कैनाल के बजाय प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे लगाएं। नंबर 1 सही। जो पाइप इरिगेशन सिस्टम है वो ऊंचे नीचे जगहों के ऊपर अपने प्रेशर के साथ चला जाता है। दूसरा फ़ायदा पाइप इरिगेशन सिस्टम का ये होता है कि इसमें पानी ज़ाया नहीं होता, ना सीपेज से ना एवेपोरेशन से। तो आपकी जो है वो लॉसलेस ट्रांसमिशन होती है और प्रिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसके लिए हमने रिकमेंड किया है कि आप एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सब सरफेस ड्रिप, बबलर ड्रिप और सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट टाइप मॉडर्न सिस्टम्स लगाएं, हाइड्रोपोनिक्स लगाएं, ताकि कम से कम। ऑलरेडी जो इस वक्त चोलिस्तान में काम हो रहा है डॉक्टर साहब, उसमें क्या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? बिकॉज उन जो वेबसाइट है ग्रीन इनिशिएटिव की, उसके ऊपर जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बताया यही जाता है कि ये सारे ही मॉडर्न जो टेक्निक्स है इस्तेमाल हो रही हैं। नहीं, वो मॉडर्न जो है ना, मसलन उन्होंने वहाँ पे वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है जी। वो इस तरह से है कि वो उसमें पाइप्स होती हैं, वो ग्राउंड के ऊपर वो घूमती रहती हैं, वो पानी। जी, तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। वो तो 1950s 40s की टेक्नोलॉजी है और डेजर्ट के लिए वो इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वो उससे इवेपोरेशन लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आधे से ज़्यादा पानी तो। मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल डॉक्टर साहब फिर ये है कि ये जो कनाल वाला मामला है, आप भी अवेयर होंगे कि सिंध में पानी की कमी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिसको ऑलरेडी पानी कम मिल रहा है एंड यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है इधर सिंध में। तो अगर हम कनाल वाले आइडिया से वापस आके पाइप इरिगेशन वाले तरफ चले जाते हैं, तो क्या सिंध का जो पानी की कमी का जो उनको सामना है, ये वाला प्रॉब्लम एड्रेस हो सकता है? जी, हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो हम पाइप में डालने के लिए पानी का जो हम रिसोर्स बता रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान को, वो रिसोर्स जो है वो दरिया के जो बेड के नीचे की रेत है उसके बीच में पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और वो इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा। वो ज़ख़ीरा जो है वो सतलुज से लेके पाइनट तक 34 मिलियन एकड़ फुट है और फिर पाइनट से लेके तो ये मिठन कोट तक जो एरिया बनता है, इसमें दरिया के नीचे वो पानी 110 मिलियन एकड़ फुट है। यानी इसका आप अंदाज़ा इन नंबर्स का इस तरह से करें कि तरबेला आपका 7 मिलियन एकड़ फुट है, बल्कि 6 से कम है थोड़ा सा, और ये तकरीबन 140 मिलियन एकड़ फुट का ज़ख़ीरा यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये इस वक्त कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। हमारे अंदाजे के मुताबिक आप 1 मिलियन एकड़ को भी अगर इस ज़ख़ीरे के ज़रिए सैराब करें तो उसका आपको सिर्फ 2% से भी कम पानी में ये पूरा 1 मिलियन एकड़ सैराब हो जाता है, पाइप वाले सिस्टम से और एफिशिएंट इरिगेशन वाले सिस्टम से। तो जहां आपको पूरे साल में 1% का भी फ़र्क, मतलब 2% से भी कम का फ़र्क हो, तो और ऐसे रिसोर्स से जो इस वक्त कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसका इम्पैक्ट सिंध के ऊपर और बाकी डाउन स्ट्रीम के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही फीजिबल स्टडी इनको करके दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसको कंसिडर करेंगे और कैनाल का ऑल्टरनेट जो हमने प्रपोज किया है उसको सीरियसली देखेंगे और उसका कोई पायलट प्रोजेक्ट करके तो उसको इस्टेब्लिश करेंगे चोलिस्तान की कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, जिसकी जो है वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम निकाला और आपसे बात करना हमें भी बहुत ही फीजिबल लगा। आई होप कि ये वाकई ही एक हल हो सकता है जहाँ पर तमाम पार्टीज़ की जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है, और जो हमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इंडस डेल्टा पे हम देख रहे हैं कि मामलात है उनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है, और जो पानी की कमी का हमें सामना है उस मसले को भी किसी बीच के मामले पर लाकर हल किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे अगले शो में अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।